फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिस्टर्स टीच क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत। तो हमारा चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स यानी अम्ल, क्षार एवं लवण एंड आज इसका लेक्चर नंबर 3। अगर आपने इसके बाकी के पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। ठीक है, पीएच पैमाने से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, लाइक पीएच क्या होता है, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ठीक है, हम अपने लाइफ में क्या इसका यूज़ करते हैं, तो ये सब पढ़ेंगे। एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पीएच होता क्या है? ठीक है, आखिरकार ये पी और एच होता क्या? तो पीएच है यहाँ पे हमारा, इसे हम कहते हैं पावर या फिर पोटेंशियल, पावर या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, H+ आयन की पावर या फिर पोटेंशियल, शक्ति या फिर क्षमता क्या कहलाती है? पीएच कहलाती है। ठीक है, मान लो ये हमारा एक बीकर है, ठीक है, और इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है? एक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें H+ आयन्स हैं। ठीक है, बहुत सारे H+ आयन्स हैं। ठीक है, H+। तो अभी हमें नहीं पता क्योंकि दिखते तो है नहीं H+ आयन, तो हमें नहीं पता कि इसके अंदर H+ आयन। तो अब हम इसका पीएच चेक करेंगे और उस पीएच से हमें पता चलेगा कि जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन की जितनी क्षमता है वो इसमें ज़्यादा है कि कम है, यानी पावर ज़्यादा है या कम है। जब हम इसे चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें जो हाइड्रोजन आयन की पोटेंशियल या पावर है वो ज़्यादा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये अम्ल है। एंड ये हम कैसे कहेंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक है, और देखो मान लो यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा बीकर है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा बीकर है। अब इस बीकर में मान लो यहाँ पे H+ आयन है, H+ आयन है, OH- आयन है, OH- आयन है, OH- आयन। ठीक है, ढेर सारे। अब आप सोचोगे कि अच्छा, जब ये सिर्फ H+ आयन दिखाएगा कि पोटेंशियल ऑफ H+ आयन दिखाएगा कि H+ आयन की पावर कितनी है, तो फिर ये OH- यानी कि क्षार का पता कैसे लगाएगा? तो देखो हम इसमें अब इसका पीएच चेक करेंगे। जब इसका पीएच चेक करेंगे तो हमें इसमें हाइड्रोजन आयंस की पोटेंशियल या फिर पावर कम लगेगी। जब इसका चेक करेंगे तो यहाँ पे H+ आयन कम होंगे जबकि ज़्यादा कौन होंगे? OH- आयन। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्षार है। तो देखो आई होप अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। अब इसे हम लिखते हैं कि आखिरकार पीएच मान होता क्या है। ठीक है, पीएच पैमाना होता क्या है? बेसिकली पीएच पैमाना। तो इसको इरेज करते हैं, लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी लिख देते हैं डेफिनेशन। ठीक है, पीएच यानी आप इसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कह सकते हो, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हो। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ H+ आयंस, ठीक है, या फिर पावर ऑफ H+ आयन। ओके, अब इसका हम लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे? यह एक संख्या है। ठीक है, पीएच मान क्या है? पीएच मान यह एक संख्या है जो किसी विलयन में H+ आयन की क्षमता को प्रदर्शित करती है, जिससे हमें अम्ल, क्षार व लवण होने का पता चलता है। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी चीज़ में हाइड्रोजन आयन की पावर को देख के हम पता कर सकते हैं कि वो एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है। अब देखो इसमें 0 से 14 तक के अंक होते हैं। ठीक है,
शून्य से क्या होते हैं 14 तक के अंक होते हैं। देखो अब हमें पता है क्या है पीएच स्केल है, तो हम स्केल बनाते हैं। देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने बनाई एक स्केल, ओके ये एक स्केल है। अब देखो यहाँ पे हम शुरू करेंगे तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 एंड ये 40, ठीक है। ये हमारी क्या है पीएच स्केल। अब देखो यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींची हुई होगी आपकी बुक में, ठीक है, ऐसे लाइन खींची होगी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ऐसे लाइन खींची है। अब आपका यहाँ पे हमारा बताता है, देखो यहाँ पे हमारा बताता है H+ आयंस, ठीक है, यहाँ पे हमारा बताता है कि H+ आयन की सांद्रता कैसी है, ठीक है। यहाँ क्या बताता है, जहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे कर दिया है, यहाँ बताता है कि H+ आयन की सांद्रता कैसी है, ठीक है। इसे मैं थोड़ा और अच्छे से बना देती हूँ, ठीक है। H+ आयन की सांद्रता बताता है। और यहाँ नीचे वाले में क्या बताता है, OH- आयन की सांद्रता बताता है। इसका मतलब कि ये भी सिर्फ H+ आयन नहीं बताता बल्कि OH- की क्या सांद्रता है ये भी बताता है, ठीक है। अभी देखो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो चलो अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि ये तो हमने स्केल बना दी, ठीक है। अब देखो 0 से 7 के बीच की पीएच संख्या अम्ल की प्रबलता को दर्शाती है, ठीक है, दर्शाती है, ठीक है, कि प्रबलता को दर्शाती है। अब देखो कैसे दर्शाती है, कि शून्य के नज़दीक जाने पर अम्ल की प्रबलता बढ़ती है, ठीक है। शून्य के नज़दीक जाने पर क्या होती है, अम्ल की प्रबलता बढ़ती है। यानी अगर हमारा पीएच मान है 0 1 2 या फिर 1.5 2.5, तो हमारा अम्ल जो होगा वो प्रबल होगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। पर अगर हमारे अम्ल का जो पीएच मान है वो आया मान लो 4.5 5 6 या फिर 6.5 या फिर 6.8, ये सब आया, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा जो एसिड है वो वीक है, यानी दुर्बल है, ठीक है, वीक एसिड है, ठीक है। तो 0 से के नज़दीक जाने पर अम्ल की प्रबलता बढ़ती है, पर अगर हम 0 के आगे चलते जाएंगे तो अम्ल की प्रबलता घटती जाए, ठीक है। अब देखो सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ है कि 7 से 14 के बीच की पीएच संख्या क्षार की प्रबलता को दर्शाती है, ठीक है। क्या लिखा मैंने, कि 7 से 14 के बीच की पीएच संख्या क्षार की प्रबलता को दर्शाती है। यानी अगर हमारा पीएच मान 7.5 या फिर 9.5 8.5 ये सब आया, या फिर 11 आया 12 आया 13 आया, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्षार, ठीक है। अब देखो 14 के नज़दीक जाने पर क्षार की प्रबलता बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है। पर अगर हम 14 से दूर जाते जाएंगे, मान लीजिए 7.5 8.5, दुर्बल क्षार, ठीक है। एंड अगर हमारा आया 13.5, ठीक है 14, तो हम क्या कहेंगे, हमारा प्रबल क्षार, ठीक है। अब देखो दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार तो हमने समझ लिया, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल भी हमने समझ लिया। अब अगर जो 7 है, अगर कोई किसी का पीएच 7 हो, ठीक है, करेक्ट 7 हो, तो क्या होगा, तो वो एसिड होगा कि बेस होगा, तो वो होगा लवण यानी सॉल्ट, ठीक है।
7 pH संख्या प्रदर्शित करने वाले लवण होते हैं। क्या होते हैं? लवण होते हैं। ओके, तो चलो इसका क्विक रिकैप देखते हैं क्या है। देखो, अगर ये हमारा है पीएच स्केल, ठीक, जिसमें H+ आयन की सांद्रता भी होती है, OH- की भी होती है, ठीक है। अब देखो, अगर हम 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी, ठीक है। एंड अगर हम 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाएगी, ठीक है। पर अगर हम इन दोनों के बीच में यानी 7 पर रहेंगे तो वो हमारा लवण हो जाएगा। आई होप आपको पीएच मान क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं कि कुछ चीज़ों के पीएच, इसको मैं इरेज करती हूँ एंड लिखती हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ों के पीएच मान। उससे पहले अगर आपको नोट्स चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ से जाके आपको नोट्स इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाओ फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, द सिस्टर्स टीच क्लास 10। ओके, देखो कुछ चीज़ों के पीएच मान, जैसे आपने सुना होगा HCl हमारा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है? प्रबल अम्ल है। तो इसका पीएच मान क्या होता है? 1.5 होता है, ठीक है। ओके, एंड देखो जैसे शुद्ध जल, शुद्ध जल का क्या होगा? आप खुद सोचो, आप इजीली इसको पता लगा सकते हो क्या होगा, क्योंकि ये ना बेसिक होता है एंड ना एसिडिक, तो ये होगा उदासीन, ठीक है, इसलिए इसका 7 होगा, ठीक है। और देखो जैसे दही, ठीक है, जैसे दही, इसका कितना होता है? 5 के आसपास, ठीक है, 5 के आसपास। जैसे हमारा मोह, ठीक है, मोह में किसकी बात कर रहे हैं? लार की, ठीक है, लार की बात कर रहे हैं। लार का क्या होगा? 5.4 या फिर 5.3। ओके, अब देखो जठर रस, हम जानते हैं कि जठर रस क्या होता है? HCl। हमारे पेट में एक अम्ल पाया जाता है जिसे हम HCl कहते हैं, तो हम जानते हैं कि तो इसका भी क्या होगा? 1 से 2 के बीच, ठीक है। तो ये सारे हो गए बेसिक चीज़ें। अब चलो देखते हैं कि हमारा जो पीएच है, पीएच ये हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज़ होता है। तो अब हम देखेंगे हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, ठीक है। तो देखो फर्स्ट थिंग क्या है? देखो जो इंसान होता है ना, जो इंसान होता है वो एक निश्चित पीएच परास में ही जीवित रह सकता है। तो हम क्या लिखेंगे कि मनुष्य एक निश्चित पीएच परास में ही जीवित रह सकता है, ठीक है। मनुष्य क्या होता है? एक निश्चित पीएच परास में ही जीवित रह सकता है। और ये है क्या? ये चीज़ें जो पीएच है वो होना कितना चाहिए? तो ये पीएच हमारे लिए होना चाहिए 7 से 7.5, ठीक है। इतना इनफ है इंसान को कार्य करने के लिए, ठीक है, जीवित रहने के लिए। चलो सेकेंड चीज़ क्या है? आपने एक नाम सुना होगा अम्लीय वर्षा, नहीं सुना तो आज सुन लो, ठीक है। क्या? अम्लीय वर्षा, ठीक है। देखो ये क्या होता है, आपको पता है जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें NO2, SO2, CO2 ये सारी गैसेस उपस्थित होती हैं। अब देखो जब बारिश होती है तो बारिश में होता है क्या? वाटर, H2O। तो जब ये इससे रिएक्शन करती हैं तो देखो ये NO2 है एंड जब ये इससे रिएक्ट होती है H2O से तो ये क्या बनाती है? HNO3, ठीक है। ऐसे ही ये क्या बनाती है? H2SO4। ऐसे ही ये क्या बनाती है? H2CO3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे वायुमंडल में जो चीज़ें हैं उससे जब बारिश का पानी मिलता है तो कितनी खतरनाक चीज़ें बना लेता है। एसिड है, ये तीनों क्या है? ये तीनों है एसिड। अब सोचो हम हैं बाहर खड़े हुए, हमारे ऊपर किसकी वर्षा हो रही है? एसिड रेन हो रहा है, यानी कि अम्ल की वर्षा हो रही है। अगर हमारे शरीर में अम्ल पड़ता है तो हमारी स्किन खराब होती है। सोचो पानी
नदी में वो वर्षा होती है, जानवर उसको पीते हैं, उनके लिए खतरनाक करने, हम जाते हैं स्विमिंग करने, हमारे लिए खतरनाक है, तो ये हमारे लिए खतरनाक है। ठीक है, तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अम्लीय वर्षा किसको कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित गैसें जब H2O से क्रिया कर, तो चलो इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, वायुमंडल में उपस्थित गैसें जब, या फिर आप लिख सकते हैं उपस्थित कुछ गैसें जब वर्षा के जल से अभिक्रिया करती हैं तो हानिकारक अम्लों में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, जिससे अम्ल वर्षा होती है। एंड ये कैसे पता चलता है कि अम्ल वर्षा हो रही है, हम इसे चेक करते हैं तो हमें पता चलता है, जब इसका pH आता है तो पता चलता है कि अम्ल वर्षा हो रही है। ठीक है, होती है। तो हम मैक्सिमम पास्ट देख लेंगे एंड इतना हमारे लिए इनफ होगा। ठीक है, अब देखो थर्ड चीज़ क्या है, थर्ड चीज़ है मृदा pH, यानी मिट्टी का pH। अब देखो, अगर मिट्टी है एंड हमें पता हो कि किस फसल के लिए कितनी pH की आवश्यकता है, तो हम ये पता करके उस जगह पे, उस मिट्टी पर जितना pH होगा उसके हिसाब से हम अपनी फसल उगा सकते हैं, जिससे हमारी फसल अच्छी खासी होगी। ठीक है, अगर हमें pH का ज्ञान होगा तो ही ऐसा हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, मिट्टी की pH ज्ञात होने पर विशेष फसल के लिए उर्वरक, यानी जो उसमें हम खाद डालते हैं, उर्वरक का चुनाव आसान हो जाता है। ठीक है, बेसिकली कितना होना चाहिए इसका pH, 7 से 7.5 के बीच मिट्टी का होना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमारी फोर्थ चीज़ है मुंह का pH। ठीक है, मुंह का pH मैंने आपको बताया 5.5 होता है। ठीक है, कितना होता है, 5.5। तो मुंह का pH 5.5 से अधिक होने पर दंत क्षय होने लगता है। अब देखो, जो हमारा मुंह है उसका pH होता है 5.5, अगर इससे कम हुआ यानी और अम्ल हमारे मुंह में इकट्ठा हुआ, ये सब कैसे होगा, खाने पीने से। ठीक है, खाने पीने से। तो और अगर अम्ल बढ़ा हमारे दांत में तो हमारे दांत का क्षय होने लगेगा, यानी खराब होने लगेंगे एंड हमारे दांतों में दर्द होने लगेगा। तो इसके लिए मुंह का pH 5.5 से अधिक होने पर दंत क्षय होने लगता है। इसके लिए अब देखो, ये अम्ल है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसको उदासीन करने के लिए क्षार की। तो इसके लिए हमें उपयुक्त क्षार वाले दंत मंजन का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे दांत में खराब हो रहे हैं तो हमें एक अच्छा क्षार मंजन इस्तेमाल करना है। अब आप सोचिए, जितने भी मंजन होते हैं सब में क्षार होता है, यानी उसकी प्रकृति कैसे होती है, क्षारीय। ठीक है, तभी वो हमारे मुंह के अम्ल को उदासीन कर पाएगा। ठीक है, चलो एक और देखते हैं जिससे आपके एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे अपने फिफ्थ चीज़। हमारी फिफ्थ चीज़ क्या है कि हमारे पेट में HCl उपस्थित होता है। ठीक है, ये उपस्थित होता है। अगर इसकी मात्रा बढ़ी तो इसकी
मात्रा बढ़ने पर पेट दर्द होता है। ठीक है, पेट दर्द होता है। इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। इसका उपयोग करते हैं। तो हमारे पेट में उपस्थित होता है HCl। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आप जिसे इनो भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पेट का जो बैलेंस है pH का वो मेंटेन हो सके। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ, नोट्स के लिए ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, दिस इज क्लास, लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन। Thank you. We will meet in our next lecture.